स्वागत है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां पर भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई बैठक के बाद कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। उस बीच एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री लोकल नेताओं की तरह करने वाले हैं बीजेपी के लिए रैलियां, और इसी के साथ में राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए क्या यूपी में प्रदेश भर के अंदर घूमने वाले हैं। इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उस बीच एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा मुख्यमंत्री, इस तरह का बड़ा बयान दिया है। यानी बीजेपी में खेमेबाजी को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के साथ एक बार फिर से टीएमसी ने खेला कर दिया अलीपुरद्वार में। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोमवार यानी आज टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के सवाल पर अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी कोई भी चेहरा लेकर आ जाए जनता हटाने के तैयार। इसी के साथ में जस्टिस काटजू ने कहा कि 2019 के चुनाव से पहले बालाकोट कराने वाली बीजेपी 2022 के चुनाव से पहले दंगे करा सकती है। यानी बड़ा खुलासा और बड़ा दावा जस्टिस काटजू ने किया है। इसकी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। साथ ही साथ दोस्तों, क्या किसान नेताओं को उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह घूमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सच्चाई बतानी चाहिए? किसानों के आंदोलन को लेकर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर 206 दिनों से चल रहे दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है। और इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपाल को और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर एसकेएम ने 30 जून को सभी सीमाओं पर हूल क्रांति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ में आदिवासी क्षेत्रों के सदस्यों को धरना स्थल पर आमंत्रित करने को लेकर भी आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हन्ना मोल्ला, जगत सिंह दल्लेवाल और जोगिंदर सिंह उंगराह के साथ साथ शिव कुमार शर्मा, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों के आंदोलन को भरपूर स्थानीय समर्थन मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर हुई घटना को लेकर कहा कि बीजेपी की आईटी सेल किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। टिकरी कमेटी व लीगल सेल से जिला प्रशासन को इस केस की गहनता से जांच करने की अपील की गई है। किसान नेताओं ने कहा कि पेट्रोल पंप से उसी व्यक्ति ने पेट्रोल खरीदा था। और इसी के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा व एसकेएम ने हरियाणा के अंदर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध को जारी रखने का फैसला लिया है। 21 जून को यानी आज इन नेताओं के प्रवेश पर विरोध करने का फैसला लिया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि 1100 गाँव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना बनाई गई है। ऐसे में किसान भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेता व मंत्रियों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते आएंगे। इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे क्या टिकैत? ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है। इसके मद्देनजर सत्ता पक्ष और बीजेपी के खिलाफ पार्टियों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मुकाबला करने जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसानों का आंदोलन होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूमकर प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने इस सिलसिले में पहले ही ऐलान कर दिया है कि यूपी चुनाव में बीजेपी का खुलकर विरोध करेंगे। अब उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। टिकैत ने इस सिलसिले में शनिवार को यानी बीते 2 दिन पहले मेरठ के अंदर कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूमकर जनता से अपील करेंगे कि इनको वोट ना दे, जिसको चाहे वोट दे दे, पर बीजेपी को वोट ना दे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकार को किसान सबक सिखाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांगे मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर छोटे दलों ने भी महागठबंधन बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। जहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक ही मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए, सारे एक साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकतें दिखाए। और एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। और यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी को शायद विश्वास नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री हर महीने अब उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं। इससे पहले बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री 5-5 रैलियां हर महीने करते हुए नजर आ
चला रहे थे और ऐसे में बीजेपी को कोई फायदा तो मिला नहीं। देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितना फायदा मिलता है। एक बात तय है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के अंदर अंतर्ग्रह को एक बार फिर से जनता के सामने खोल दिया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। हाल ही में इस बयान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और राजनाथ सिंह के बीच में दो अलग अलग बयान देखने को मिले थे। ऐसे में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये बयान स्पष्ट तौर पर संकेत देता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, खासकर प्रदेश के नेता असहज महसूस करते हैं और यही बड़ा कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व को इस पूरे मामले पर इंटरवीन करना पड़ रहा है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो, जो कुछ भी आपकी समझ हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और कैसे नुकसान होगा इसका कारण भी अवश्य लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल के अंदर बीजेपी को लगा झटका। अलीपुर द्वार के पार्टी के जिला अध्यक्ष आज टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने अपने पुत्र शुभांशु रॉय के साथ टीएमसी में घर वापसी कर ली है और अब उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार से बीजेपी के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष का टीएमसी में शामिल होना बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। गंगा प्रसाद शर्मा ने टीवी 9 बांग्ला से बात करते हुए कहा कि मैं और कुछ बीजेपी के नेता ने सोमवार को यानी आज तृणमूल कांग्रेस के भवन में जाकर टीएमसी में शामिल होने का फैसला लिया है। पहले हम जुड़ेंगे, उसके बाद बीजेपी के अन्य नेता टीएमसी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अलीपुर द्वार में गंगा प्रसाद शर्मा का अच्छा प्रदर्शन रहा और इलाके में उनका काफी प्रभाव माना जाता है। बीजेपी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। इसके बाद पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को इस जिले से काफी समर्थन मिला था। बीजेपी ने अलीपुर द्वार में लोकसभा चुनाव में टीएमसी के प्रत्याशी को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया था। यानी बीजेपी का ये बड़ा दुर्ग है और ऐसे में बड़े नेता गंगा प्रसाद शर्मा जो जिला अध्यक्ष भी हैं, वह अगर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं तो इसे स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए उल्टी गिनती टीएमसी ने शुरू कर दी है और खेला अभी भी शुरू हो रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और अपडेट की माने तो योगी आदित्यनाथ के सवाल पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी कोई भी चेहरा आगे कर ले, जनता हटाने के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के सवालों के जवाब में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जवाब दे पाई तो इस बार प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई भी चेहरा लेकर आए, किसी के भी नेतृत्व में चुनाव लड़े, पहले बीजेपी को पलटकर अपने संकल्प पत्र को पढ़ना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि उनकी क्या मिस्टेक है और जनता क्यों उनको बदलना चाहती है। एक और अपडेट की माने तो एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने खुले तौर पर पशुपति पारस के खिलाफ पार्टी पर हक जमाने के गतिविधियों को और तेज कर दिया है। चिराग पासवान के संघर्ष यात्रा के ऐलान ने बिहार में एक बार फिर से एलजेपी के अंदर खेमेबाजी को और ज्यादा तेज कर दी है। चिराग पासवान संघर्ष यात्रा बिहार के हाजीपुर से निकालने वाले हैं। ये वही सीट है जहां से कई बार सांसद रह चुके हैं रामविलास पासवान। चिराग पासवान ने रविवार यानी बीते दिन एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान ने कहा कि अब मुझको सबके आशीर्वाद की जरूरत है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि 90% कार्य समिति के सदस्य मेरे साथ में हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्य के अध्यक्ष मेरे साथ में हैं। उनके साथ महज 9 लोग हैं और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि उन लोगों को बताना चाहिए कि उनकी कार्य समिति में कितने लोग थे। एक और अपडेट की माने तो 2019 के चुनाव से पहले बालाकोट करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2022 से पहले दंगे करवाना चाहती है। काटजू ने ये बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने एक बार फिर से सुर्खियों में अपने बयान को लेकर आ गए हैं। मार्कंडे काटजू ने 4 जून 2021 की तारीख को जनसत्ता अखबार के लेख में दावा किया है। इस लेख में उन्होंने कहा कि टीवी पत्रकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता कम होती जा रही है। इसका कारण है कोरोना महामारी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे। इसी मुद्दों की वजह से बीजेपी का जनाधार कमजोर हुआ है। ये पत्रकार फरवरी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी की दुर्दशा के संकेत दे रहे हैं। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हो सकती है जो बीजेपी समर्थकों को आज की बदहाली भूलने का अवसर दे सके। ये घटना वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद से भी जुड़ा हो सकता है। गुजरात और मुजफ्फरनगर को भी दोहराया जा सकता है। जाहिर है कि कुछ ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश पुलिस आंखें मूंद कर रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मार्कंडे काटजू यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी की बालाकोट स्ट्राइक सबको याद है। अपनी गिरती लोकप्रियता के मद्देनजर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बालाकोट पर हमला किया गया और कुछ ऐसा कदम उठाया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने घर में घुसकर मारा है। इस पर भारत के नागरिकों ने खूब तालियां बजाई। मार्कंडे काटजू ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सीधे देश के अंदर 90% जनता को घेरते हुए कहा कि मैंने कई बार कहा कि भारत के 90% लोग बेवकूफ और भावुक हो जाते हैं, समझदार नहीं है, इसीलिए उन्हें बेहद आसानी से झांसा दिया जा सकता है। इसी के साथ में उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर भी निशाना साधा और बताया कि कब से देश के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन आज तक
तक ये सफल नहीं हो पाया। एक और अपडेट की माने तो मोदी सरकार का एक और दावा असत्य होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 के दिन देश को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था। इसका दावा है कि देश के हर गांव हर शहर में शौचालय बन गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी डाटे ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे की पोल खोल दी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 18 राज्य के ग्रामीण इलाकों का सर्वे किया और पाया कि इनमें से ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ साथ शौचालय की सुविधा मिलने में जातिगत भेदभाव भी है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस सर्वे में पाया गया है कि बिहार में मात्र 61.7% घरों में किसी प्रकार का शौचालय उपलब्ध है। मिजोरम के अंदर ये मामला 99% है। प्रधानमंत्री के दावे के मुताबिक यहाँ भी 100% नहीं है। NFHS 5 ने इस सर्वे में 2019 के मध्य से शुरू किया था और मार्च 2021 तक पूरा किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे घरों के मुकाबले जिन घरों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वहाँ पर शौचालय की उपलब्धता भी काफी कम बताई जा रही है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो राजस्थान के अंदर गहलोत का दावा, निर्दलीय और बसपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों की बैठक बुलाई गई है और अपने संख्या बल को मजबूत किया गया है। इसी के साथ में बीजेपी के पूर्व सीएम ने उठाए बीजेपी सरकार पर सवाल, बोले कोरोना टेस्टिंग में घोटाला अपराध है, हाईकोर्ट के जज को इसके जांच पर ध्यान देना चाहिए। इस साल उत्तराखंड में आयोजित किए गए महाकुंभ मेले के दौरान हजारों की संख्या में लोग हरिद्वार में जुटे। इसके बाद राज्य के अंदर कोरोना का एक बड़ा विस्तार देखने को मिला। भारी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच खबर सामने आई है कि हरिद्वार के महाकुंभ में बड़ी तादाद में कोरोना की फर्जी टेस्टिंग की गई, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की विपक्षी दलों के द्वारा जमकर आलोचना की जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने फर्जी टेस्टिंग के मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खबरों के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज से करवानी चाहिए, ताकि उन लोगों के बारे में पता चल सके जो इसमें शामिल है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो सके। इससे पहले वर्तमान के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि ये पुराना मुद्दा है, यानी उनकी तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और अब ये जानकारी है जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कुल मिलाकर तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस विफलता को एक दूसरे के माथे मढ़ रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने को लेकर आमने सामने शिवसेना और कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना कांग्रेस पार्टी का महाविकास अघाड़ी सरकार 2 साल पूरे होने के बाद भी मजबूती से बना हुआ है, लेकिन स्थानीय नेताओं के बयान को लेकर प्रतिक्रिया और जवाब में जो बातें कही जा रही है उसके बाद कहीं न कहीं तनाव की स्थिति भी है। और एक और अपडेट की माने तो राम मंदिर की जमीन को लेकर बीजेपी आरएसएस पर गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए और 5 बड़े सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए कई सारे सवाल दागे हैं, जिसमें 5 सवाल पूछे गए। कहा क्या कारण है कि राम मंदिर निर्माण के चंदे की खुली लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ चुप हैं। क्या प्रधानमंत्री सीएम देश को बताएंगे कि 79 दिनों में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ गई? जब भाजपा सरकार द्वारा जमीन की कीमत मात्र 4000 रूपए प्रति वर्ग मीटर आकी गई थी, तो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने इससे 28,090 रूपए प्रति वर्ग मीटर क्यों खरीदा है? इसी के साथ में चौथा सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी के नेता राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए चंदे को चूना लगाकर मुनाफे की लूट करने में लगे हुए हैं? 5वां सवाल पूछा गया कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हजारों करोड़ रुपए के चंदे में कितनी और रजिस्ट्रियों की खुली लूटपाट हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में पूरे मामले की जांच और पैसा लेन देने के ऑडिट कराने को लेकर तथ्य देशवासियों के समक्ष आएंगे या नहीं आएंगे? और एक और अपडेट की माने तो काले धन के मुद्दे को लेकर 2011 के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार को गिराने के लिए जो आंदोलन और झंडा बुलंद किए हुए थे उनमें सबसे आगे बाबा रामदेव थे। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार के शासनकाल में यानी 7 साल के अंदर काला धन 3 गुना बढ़ चुका है। और कुल मिलाकर इस तरह की अपडेट सामने आने के बाद बाबा रामदेव ने इस पर चुप्पी साध ली है और शायद यही बड़ा कारण होगा कि अभी अगर वह बोलेंगे तो उनका बिजनेस इससे प्रभावित हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि काले धन का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है, यूपी चुनाव पर होगा कोरोना का असर, आज तक पर बोले बाबा रामदेव। यानी काले धन के मामले को लेकर आप प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहते, इसके पीछे हो सकता है उनका कोई लाभ हो। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि जिले के डीएम और एसपी लड़ रहे हैं, सारी कोशिशें की जा रही है अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने के लिए। और एक और अपडेट की माने तो विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नागीना थाना के प्रभारी ने रविवार को बताया कि संजय बंसल ने स्वयं को चंपत राय बंसल का भाई बताते हुए तहरीर दी है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल के खिलाफ
फेसबुक पर कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें लिखने वाले बिजनौर में एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अंतरिम आदेश पर स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट पहुंची है बंगाल की सरकार। कोलकाता हाई कोर्ट ने शनिवार को ममता सरकार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले को लेकर जिम्मेदार ठहराकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और हिंसा की जाँच के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया गया है। सरकार को कोर्ट का फैसला नागवार गुजरा। रविवार को सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका देकर अपील की है कि कल के आदेश पर रोक लगनी चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने शनिवार को ममता सरकार को जो फटकार लगाई है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कहा है। एक और अपडेट की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो विवाद है उसको लेकर सिद्धू का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं कोई शो पीस नहीं हूँ। पंजाब के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके एजेंडे पर काम करेंगे तो मैं पीछे चलने के लिए भी तैयार हूँ। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उनसे 50 बार मिन्नतें की थी, लेकिन फिर भी वो पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने की बात तब स्वीकार की जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने निजी तौर पर उनसे आग्रह किया था। एक और अपडेट की माने तो केंद्रीय एजेंसी कर रही है परेशान, बीजेपी से मिला लीजिए हाथ। उद्धव ठाकरे को उनके ही विधायक ने खत लिखा है, यानी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन को गिराने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सरनाइक ने पत्र लिखते हुए कहा कि कांग्रेस जो महाविकास अघाड़ी का एक गठबंधन सहयोगी है, निगम चुनावों में अकेले उतरेगी, जबकि दूसरे गठबंधन सहयोगी एनसीपी शिवसेना के विधायकों को अपने पाले में लाने और तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी के साथ में जो उन्होंने बातें कही है वो ये कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हम काफी ज्यादा भयभीत है और इसीलिए बीजेपी के साथ हमको सरकार बनानी चाहिए। शिवसेना के नेता का यह बयान स्पष्ट तौर पर संकेत देता है कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल किस तरह से सरकारें करती हैं अपनी सरकार बनाने के लिए राज्यों के अंदर।